बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की डेरिवेशन के बारे में। तो ये जो हमारी डेरिवेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मिलती जुलती है। तो अगर आपको वो लॉ बहुत अच्छे से आता है तो समझ लें आपने इसका आधा काम पहले कर लिया हुआ है। तो चलते हैं हमारी डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन के नाम को समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वो नाम समझ आ रहा है तो समझें आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ौरन समझ आ रही हैं। तो नाम हमारा क्या लिखा हुआ है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, देखें इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास वन डायमेंशन लिखा हुआ है, एक इलास्टिक कोलिजन लिखा हुआ है। तो पहले हम डायमेंशन को समझ लेते हैं। याद रखें फिजिक्स के अंदर डायमेंशन का लफ्ज़ डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अब वन डायमेंशन का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, अब इलास्टिक कोलिजन को अगर हम समझें तो इसके लिए अगर पहले मैं आपको कोलिजन का बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है। एक हमने बॉडी नंबर ए ले ली जिसका मास हमारे पास m1 है, एक हमारे पास बॉडी नंबर बी है जिसका मास मैंने m2 ले लिया, ठीक है। अब अगर दोनों बॉडीज आपस में टकरा रही हैं तो इस टकराने के फिनोमिना को हम कोलिजन कहते हैं। अब मैं ये पूरा इसका जो नाम है, ये पूरी जो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, ये पूरी मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इलास्टिक कोलिजन भी इसमें आपको समझ आ जाएगा, जो हमें मैथमेटिकली भी आगे डायग्राम यूज़ करनी है, सही है। अच्छा, तो एज्यूम करें कि हमारे पास वही दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 एक का मास m2। एक की वेलोसिटी जो है इसकी बॉडी ए की u1 है, एक की वेलोसिटी हमारे पास u2 है। अच्छा, अगर मुझे इन दोनों बॉडीज़ में कोलिजन करवाना है और ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो u1 को ज़्यादा रखना पड़ेगा। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास शुरू में बिफोर कोलिजन ये बॉडी अगर आगे चल रही है, बॉडी बी सही आगे की तरफ जा रही है विद सम वेलोसिटी और हल्की वेलोसिटी से, और पीछे वाली तेज़ वेलोसिटी से आएगी तो तभी इस पर टकराएगी ना वो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि u1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, u2 की वेलोसिटी कम होगी। याद रखिएगा इलास्टिक कोलिजन एक इस तरह की कोलिजन होती है जिसके अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर कोलिजन भी जो उसका मोमेंटम होगा और आफ्टर कोलिजन भी जो उसका मोमेंटम होगा। बिफोर कोलिजन जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और आफ्टर कोलिजन जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो दोनों महफूज रहेंगी, मतलब कंजर्व रहेंगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब ये दोनों शुरू में बिफोर कोलिजन में जब ये चल रही थी तो दोनों की वेलोसिटी भी थी, तो इसका मतलब इनका काइनेटिक एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है। और आफ्टर कोलिजन जब मतलब ये जब आगे चल रही थी पीछे से ये टकराई, तो टकराने के बाद भी आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ ये आ रही है। तो देखना आप दोनों एक ही डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी मूव करी है। तो आप कह सकते हैं कि शुरू में भी इनकी काइनेटिक एनर्जी थी और बाद में भी वेलोसिटी थी इस बॉडी की और मास भी था, तो हम कहेंगे कि बाद में भी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम महफूज रहा। तो यही बात है जो इसका सवाल आता है, उसमें यही चीज़ें लिखी होती हैं कि टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मासेस, दोनों बॉडीज़ के डिफरेंट मासेस, जैसे हमने देख लिया कि एक का मास m1 था, एक का मास हमारे पास m2 था, हैव एन इलास्टिक कोलिजन, उनके अंदर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन भी है। कैलकुलेट देयर फाइनल वेलोसिटीज़, और उनकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करके दिखाएं, जिसे हम v1 और v2 कह रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम ये देखेंगे कैसे हमें मालूम करना है। तो डेफिनेशन में भी यही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल समझाई, और यही हमें आगे यूज़ करनी है। तो चलते हैं हमारी डायग्राम की तरफ। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज़। तो फाइनल वेलोसिटी के अंदर जो हमें डायग्राम्स यूज़ करनी है वो हमारे पास ये तीन डायग्राम्स हैं, ठीक है। पहले आप डायग्राम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास बॉडी नंबर ए जो बिफोर कोलिजन वाला सिनेरियो है वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बॉडी नंबर ए ये रही, बॉडी नंबर बी ये रही, एक का मास m2 है, एक का मास m1 है, ठीक है। और एक हमारे पास जो बॉडी नंबर ए है वो u1 की वेलोसिटी से मूव करी और दूसरी u2 की वेलोसिटी से मूव करी, और पीछे वाले की मतलब u1 की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपकी वेलोसिटी नंबर 2 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख भी दी है कि u1 ज़्यादा हो गई u2 से, तभी तो ये आपस में टकराएंगी। तो हुआ क्या कि देखें ये अगर आगे की तरफ जा रहा है तो पीछे उसकी तरफ ये आ रहा है, और ये तेज़ रफ्तार से आ रहा है तो टकराएंगी, ठीक है। टकराने के बाद आप देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ जा रही है बॉडी और ये उसके पीछे पीछे बॉडी मूव करिए, मतलब इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तब भी सेम है टकराने के बाद। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कर रहे होंगे कि इनकी वेलोसिटीज़ यहाँ पे बिफोर कोलिजन में मैंने u से डिनोट की है और आफ्टर में मैंने v से डिनोट की है। तो इसका मतलब क्या, देखें याद रखें कि हमारे पास बेसिकली दो केस हैं, एक बिफोर कोलिजन वाला, एक आफ्टर कोलिजन वाला। तो टकराने से पहले वेलोसिटीज़ को मैं u से शो कर रहा हूँ और टकराने के बाद वाली वेलोसिटीज़ को मैं v से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमें v1 और v2 मालूम करनी, जो हमारा मोटिव है, मतलब फाइनल वेलोसिटीज़ जो हमें मालूम करनी है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो अगर आपको ये स्टेप्स समझ आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली 8 स्टेप हैं, जो यहाँ पे मैंने 4 लिखे हुए। बेसिकली ये 4 का मतलब है ये 8 हैं, क्योंकि 4 ये लिखे हुए हैं, 4 ये लिखे हुए हैं। तो मैं जैसे बता रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसके अंदर जो आपने चीज़ पढ़ी थी उसके अंदर सिर्फ आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, और इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन की जो डेरिवेशन अभी आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इलास्टिक बॉडी है तो इसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी। तो हमने वहाँ पे वो चीज़ नहीं पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन, इसमें हम कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी की पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा सा इजाफी काम है। तो अगर आप यहाँ देखें मोमेंटम बिफोर कोलिजन आप निकाल चुके हैं, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आप निकाल चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, जो कि ड्यूरिंग कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसी तरह यही सारे काम तीनों स्टेप्स हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए भी करना है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन में निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन में निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये अब हमें पढ़ना है, ठीक है। इन 6 स्टेप्स के बाद
अब हमें अपने 7वें स्टेप पे आना है, मतलब 7वां और 8वां स्टेप, उसमें हमें V1 और V2 मालूम करनी है। तो उसके लिए भी हम सारा काम करने लगे हैं। तो चलते हैं हमारे मैथमेटिकल वर्क की तरफ। अच्छा, तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं हमारी फाइनल वेलोसिटीज़ की V1 और V2 की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था हमारे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़े थे तो वहाँ पे हम टोटल मोमेंटम निकालते थे बिफोर कोलिजन वाला। सही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों बॉडीज़, बॉडी ए और बॉडी बी का मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ, मोमेंटम का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था P = mv। सही है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम बॉडी ए के लिए मोमेंटम की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी हमारी बॉडी ए की मोमेंटम, क्योंकि इसका मास हमारे पास m1 है तो m1 आ जाएगा और u1 हमारी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास बॉडी ए का मोमेंटम आ गया इनिशियल। इसी तरह अगर हम बॉडी बी के इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी है। मास की वैल्यू हमारे पास बॉडी बी के लिए m2 है और वेलोसिटी के लिए हमारे पास u2 है। तो दोनों की इनिशियल मोमेंटम्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों मोमेंटम्स का टोटल लेना है, क्योंकि बिफोर कोलिजन में भी हमने टोटल मोमेंटम की बात की थी। सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल मोमेंटम को यहाँ पे P1 से शो किया हुआ है। सही है, और इन दोनों में मैंने इन दोनों का सम ले लिया, PA और PB का। तो PA हमारे पास m1 u1 निकला तो वो मैंने यहाँ रख दिया, और PB हमारे पास क्या निकला, m2 u2 निकला। तो हमने यहाँ पे इस तरह इसको प्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में हमें मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की बात करनी थी। तो उसके अंदर भी हम लोगों ने टोटल लिया था। जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़े थे तो वहाँ पे भी हमने टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लिया था। तो यहाँ पे भी हमें सम करना पड़ेगा बॉडी ए के मोमेंटम की और बॉडी बी के मोमेंटम की। तो फिर से हम क्या करते हैं, हम मोमेंटम की वैल्यूज़ बना लेते हैं। पी ए के लिए अगर मैं बनाऊँगा तो पी ए के लिए हमारा मोमेंटम क्या बनेगा, m1 v1 आ गया। सही है, और इसी तरह अगर मैं बॉडी बी के लिए बात करूँगा तो इसमें हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो m2 v2 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक मास इंटू वेलोसिटी लिखना है। तो मास हमारे पास m2 है और वेलोसिटी हमारे पास v2 आ गई। सही है, तो ये हमारे पास दोनों के फाइनल मोमेंटम्स आ गए। इन दोनों का मुझे टोटल लेना है। तो मैंने क्या किया, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज P2 हमने टोटल मोमेंटम ले लिया। सही है, उसकी वैल्यू हमने PA और PB से हासिल करनी है। तो PA की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, m1 v1, और PB की हमारे पास वैल्यू आई है m2 v2। तो ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ तो आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि दोनों जो आपके मोमेंटम होते हैं, बिफोर कोलिजन वाला और आफ्टर कोलिजन वाला, ये दोनों सेम होते हैं। सही है, तो हमने दोनों की वैल्यूज़ को आपस में इक्वेट कर दिया, बराबर रख दिया, तो इससे हमारी इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे मोमेंटम्स लिखे हुए हैं ये दोनों बॉडीज़ के इनिशियल मोमेंटम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दोनों बॉडीज़ के फाइनल मोमेंटम्स एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें दोनों जो बॉडीज़ हैं उनके इनिशियल और फाइनल की जोड़ी बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किया क्या कि यहाँ पे हम लोगों ने, हमारे पास ये बॉडी नंबर ए है, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है इसकी जोड़ी मुझे बनानी है फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए के साथ ही। तो फाइनल मोमेंटम हमारा बॉडी ए का यहाँ पे है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये प्लस है, इसको उठा के मैं इधर ले आऊँगा। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m1 u1 नीचे ऐसे ही आ गया, और ये वाली वैल्यू को मैं उठा के इधर लाया तो ये हमारे पास माइनस की m1 v1 ऐसे ही आ गई। इसी तरह हमें राइट हैंड साइड पे बॉडी बी का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को एक साथ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये वाली वैल्यू तो हमारी ऐसी की ऐसी ही नीचे उतर गई, इसके साथ मुझे अब ये तो फाइनल मोमेंटम है बॉडी बी का, मुझे इसके साथ इनिशियल मोमेंटम लिखना है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ ये रहा। सही है, इसको उठा के मैं क्या करूँगा, इसको उठा के मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो मैंने यही किया कि यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है, उठ के इधर आएगी तो ये माइनस की वैल्यू जो कि हमने नीचे इस तरह शो कर दी। ठीक है, अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इन दोनों के अंदर, दोनों मोमेंटम्स के अंदर हमें m1 कॉमन नज़र आ रहा है। तो मैंने इस m1 को कॉमन निकाल के बाहर कर दिया, और हमारे पास बच क्या गया, u1 माइनस v1 ऐसे ही हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो दोनों मोमेंटम्स के अंदर हमें m2 कॉमन नज़र आ रहा है। तो हमने m2 को कॉमन निकाला और v2 माइनस u2 हमने लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन का नाम देने का इसलिए मकसद है कि आगे ये यूज़ करनी है हमें। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गए मोमेंटम्स की कैलकुलेशन। अब हम करने लगे हैं काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की, जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालनी है। तो ये सेम वही है जैसे आपने मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाला था। ठीक है, वही काम करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का लेना है दोनों बॉडीज़ का। तो अब डायग्राम इसमें सेम वही है जैसे यहाँ पे बनी हुई है। बॉडी ए का मास m1 है, वेलोसिटी इसकी u1 है। बॉडी बी हमारे पास ये रही, इसका मास m2 है और वेलोसिटी इसकी u2 है। सही है, बस होगा क्या, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज़ की निकालनी है। तो उसके लिए हमें दोनों बॉडीज़ के काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी हमें। तो काइनेटिक एनर्जी का पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो होता है हाफ mv²। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बॉडी ए की निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखें बॉडी ए के अंदर हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक तो हाफ ऐसे ही आ गया। मास बॉडी ए का हमारे पास क्या है, यहाँ पे m1 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे m1 लिख दिया, और वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे बॉडी ए की
क्या है हमारे पास, U1 है, तो मैंने यहाँ पे U1 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बॉडी बी के लिए लिखना चाहूँ तो बॉडी बी हमारे पास ये रही, इसकी देखें आप क्या लिखेंगे, हाफ ऐसे ही लिखा हम लोगों ने, मास हमारे पास इसका m2 हो जाएगा, सही है, और वेलोसिटी हमारे पास क्या है U2, तो मैंने U2 का स्क्वायर लिख दिया। तो देख सकते हैं इन दोनों का हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, दोनों बॉडीज़ की, ए और बी की। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का टोटल ले लूँगा। तो टोटल हम कैसे लेते हैं, दोनों बॉडीज़ के काइनेटिक एनर्जी को हम सम कर देंगे। तो देखें पहले हमारे पास बॉडी ए का काइनेटिक एनर्जी ये रहा, बॉडी बी का काइनेटिक एनर्जी ये रहा, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई बिफोर कोलिजन वाली, सही है। इसी तरह हम आफ्टर कोलिजन के लिए बात करेंगे, तो आफ्टर कोलिजन में बस होगा क्या, सिंपल, आपकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। मतलब जहाँ देखें यहाँ पे U1 की जगह अब V1 हो जाएगा, U2 की जगह हमारे पास V2 हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है, बाकी मास भी सेम ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इसके लिए लिखूँगा फाइनल के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास वही है, हाफ mv² है, सही है, हाफ ऐसे ही आया। मास देखें अब हमारे पास वही है, अगर मैं आपको दिखाऊँ मास हमारे पास यही है m1, तो मैंने यहाँ पे m1 ही लिखा। वेलोसिटी मेरी चेंज हो गई, v1 हो गई, तो मैंने v1 का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी, हाफ m2, क्योंकि देखिए मास हमारे पास m2 है बॉडी बी का, तो मास m2 हो गया, और वेलोसिटी मेरे पास v2 है, तो मैंने v2 का स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन में हमें करना क्या था कि दोनों की हमें टोटल हमें काइनेटिक एनर्जी लेनी थी, सही है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का टोटल किया। टोटल कैसे करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन का टोटल भी आ गया हमारे पास। अच्छा, तो अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे 6th स्टेप की। तो 6th स्टेप में हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करना है, ठीक है। ये सेम आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरह यूज़ होगा, ठीक है। उसमें हमने जैसे बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम को इक्वेट किया था, जैसे आपको स्टेप नंबर 3 में नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे भी यही करना है कि बिफोर कोलिजन वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी ये वाली, सही है, स्टेप नंबर 4, और आफ्टर कोलिजन वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी स्टेप नंबर 5, इन दोनों को आपने इक्वेट कर देना, मतलब बराबर रख लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारी लिखी हुई है काइनेटिक एनर्जीज़ ये बिफोर कोलिजन वाली हैं दोनों बॉडीज़ की, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो लिखी हुई हैं ये आफ्टर कोलिजन वाली हैं दोनों बॉडीज़ की हमारी काइनेटिक एनर्जीज़, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे हम चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी ए की तमाम काइनेटिक एनर्जीज आ जाए, मतलब उसमें बिफोर कोलिजन वाली भी हो और आफ्टर कोलिजन वाली भी हो, और इसी तरह हम राइट हैंड साइड पे चाह रहे हैं कि बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जीज आ जाएं, मतलब बिफोर और आफ्टर दोनों एक तरफ हो जाएं। तो हमने किया क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको, अच्छा आसानी के लिए आप ये याद रख लेंगे 1 वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास बॉडी ए की हैं, और 2 वाली जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे पास ये हमारे पास बॉडी बी के लिए हैं, सही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी हमें बिफोर वाली लिखनी है, तो बिफोर वाली मैंने बॉडी ए की लिख दी यहाँ पे, जो कि मैंने ऊपर से यहाँ पे कॉपी कर दी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसके साथ अगर फाइनल वेलोसिटी लिखनी है तो फाइनल वेलोसिटी को मैं किस तरह लिखूँगा, फाइनल वेलोसिटी हमें ऊपर वाले स्टेप में राइट हैंड साइड पे नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्वल टू के उस साइड और प्लस में लिखी हुई है, जब ये इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट होगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, विद माइनस साइन आपकी काइनेटिक एनर्जी आपको फाइनल शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह यही काम हमें राइट हैंड साइड पे करना है, उसमें भी हमने बॉडी बी के लिए इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज लिखनी है। तो मैंने किया क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है ये फाइनल बॉडी बी की लिखी हुई है, सही है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया नीचे, सही है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सही है। ये प्लस थी, प्लस ऐसे ही आ गई वापस, ये माइनस जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है बॉडी बी की इनिशियल जो कि काइनेटिक एनर्जी है, ये मैं कहाँ से लाया, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम ऊपर वाले स्टेप में गए तो हमारे पास ये वाली जो थी काइनेटिक एनर्जी जो कि यूज़ नहीं हुई थी बॉडी बी की, इसको मैंने उठाया और इक्वल टू के इस साइड इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, सही है। तो जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये यहाँ पे प्लस की थी, तो यहाँ पे आके ये माइनस हो गई, सही है। तो ये स्टेप नंबर 3 था हमारे पास। अच्छा, स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों जो हमारे पास ये क्वांटिटीज़ हैं इन दोनों में हमारे पास 1/2 आपको कॉमन नज़र आ रहा है, मतलब सेम नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पे 1/2 को कॉमन निकाल लिया, सही है। तो यहाँ पे बची हमारे पास कौन सी वैल्यूज़, जो भी 1/2 के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू है, ये ऐसे ही उतार दी, माइनस आया ऐसे ही आ गया, और m1v1 का स्क्वायर ऐसे ही नीचे उतर गया। यही सारा सेम सिनेरियो हम लोगों ने इसके ऊपर भी अप्लाई किया, 1/2 को कॉमन लिया, ठीक है, और बाकी जो भी वैल्यूज़ m2v2 का स्क्वायर बचा वो लिख दिया, माइनस ऐसे लिख दिया, m2u2 का स्क्वायर भी हमने ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आपको मैथमेटिक्स का रूल पता है कि जब सेम चीज़ें इक्वल टू के इधर उधर आ रही हो तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो बची हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे ही उतार दी, और इसी तरह यहाँ पे वैल्यू बची, मैंने इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यू को उतार दिया।
अच्छा, देन अगर मैं बात करूं कि अगले स्टेप में हुआ क्या, देखें आपको यहाँ पे m1 m1 दोनों में, मतलब दोनों जो क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं इन दोनों में आपको m1 कॉमन नज़र आ रहा है। तो अगला जो मैं स्टेप करूँगा उसमें मैं m1 को कॉमन निकाल लूँगा, बचेगा क्या, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हम यही करेंगे अगले स्टेप पे कि m2 जो हमें यहाँ पे दोनों में सेम नज़र आ रहा है तो मैं इसको कॉमन निकालूंगा, बचेगा क्या हमारे पास v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास m1 हमारे पास कॉमन निकल गया और बाकी जो बचा वो ये आ गया। इसी तरह m2 हमारे पास कॉमन निकल गया, बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ बची वो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या कि इसके ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया। आपने मैट्रिक के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे देखें ये a का स्क्वायर, अगर मैं इसको u1 को a एज्यूम कर रहा हूँ तो a का स्क्वायर माइनस v1 को मैं b एज्यूम कर रहा हूँ। सही है, तो समझे आप b का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम खोल कैसे सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब पहले को ऐसे ही उतार दें जो कि हमारे पास u1 है और दूसरे को भी ऐसे ही उतार दें, बस इनके स्क्वायर हटा दें और बीच में प्लस लिख दें जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है, इसी तरह a माइनस बी अगेन लिखना है, मतलब a मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया था कि वो u1 है तो u1 ऐसे ही लिख दिया, माइनस ऐसे ही आ गया। v1 हमारे पास यहाँ पे मैंने b की तरह एज्यूम किया हुआ है तो b मेरे पास v1 यहाँ पे ऐसे ही उतर गया। ठीक है, यही सेम सिनेरियो मैंने इधर भी अप्लाई किया। ये मेरे पास a का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये मेरे पास b का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूले के मुताबिक क्या होता है कि अगर मैं v2 को a एज्यूम कर रहा हूँ, v2 को मैं लिख भी देता हूँ कि मैं v2 को a एज्यूम कर रहा हूँ और जो हमारे पास u2 है उसको मैं b एज्यूम कर रहा हूँ। सही है, तो आप फॉर्मूले के मुताबिक इसको कैसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी, तो a मेरे पास v2 है तो मैंने v2 लिख दिया, प्लस आना है तो प्लस आ गया, u2 जो मेरा आया वो कैसे आया, देखें b यहाँ पे चाहिए मुझे तो b मेरा यहाँ पे u2 की तरह काम कर रहा है तो मैंने b यहाँ पे ऐसे उतार दिया। ठीक है, इसी तरह v2 हमारे पास कैसे आया, a माइनस बी अब लिखना है मुझे, तो a मेरे पास v2 है तो मैंने v2 ऐसे लिख दिया, माइनस ऐसे ही आ गया, u2 हमने b की जगह लिखा है क्योंकि b मेरा u2 की तरह काम कर रहा है। सही है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम यहाँ पे दे दिया। सही है, अच्छा अब हमें करना क्या है, हमें अपनी एक और b इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हमने किया क्या, हमने डिवाइड करा दिया इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 2 है का, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये रही। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास पीछे है। ठीक है, तो पीछे जब हमने पढ़ा था तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे थी हमारे पास। ठीक है, जो कि ये थी m1 इंटू u1 माइनस वी1 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, इसको वहाँ पे डिवाइड करा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक चीज़ तो पता होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये रही और इसकी राइट हैंड साइड ये रही, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होती है और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, ये वाली थी m1 इंटू u1 माइनस वी1, और इसी तरह राइट हैंड साइड हमारी थी m2 इंटू v2 माइनस u2। तो यही मैंने किया कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड को राइट से डिवाइड किया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, मतलब 1 इक्वेशन हमारी नीचे आएगी और इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 2 की तमाम वैल्यूज ऊपर होंगी। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ही उतार दिया, और ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की लिखी हुई है नीचे, और यही राइट हैंड साइड लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 1 की नीचे। ठीक है, अब हुआ कैसे फ़ायदा, हमें m1 से हमने m1 कैंसिल कर दिया और जो मज़ीद कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर दिया। तो देखिए ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। इसी तरह m2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और मज़ीद ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो अब सिंपल बचा क्या, u1 प्लस वी1 वो हमने ऐसे लिख दिया इक्वल टू ऐसे ही आ गया, और v2 प्लस u2 हमने ऐसे ही लिख दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर b आ गई। ठीक है, अच्छा तो अब हम अपना 7th स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है v1 की। तो v1 की कैलकुलेशन हम इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b की मदद से करेंगे। ठीक है, और एक की पॉइंट याद रखिएगा कि जब हमें कैलकुलेशन v1 की करनी होगी तो इक्वेशन नंबर b से हम v2 की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह जब हमें कैलकुलेशन v2 की करनी होगी तो हम इक्वेशन नंबर b से v1 की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है v1 की, तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर b मैंने v2 की वैल्यू निकाली। ये कैसे निकली देखें, v2 को मैंने यहाँ पर ऐसे ही रख दिया, ये v2 के साथ ये वैल्यू एक्स्ट्रा है तो इसको मैंने उठा के दूसरी तरफ भेज दिया। तो इक्वल टू के उधर जाए वैल्यू तो उसका साइन चेंज होता है, ये प्लस की थी वहाँ जाके माइनस हो गई। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, u1 प्लस v1, और ये उठ के उधर गई तो ये माइनस की u2 आ गई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मेरे पास v2 की आई है, अब मुझे करना क्या है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर a में पुट कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर a हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जो कि मैंने आपको स्टेप नंबर 3 में पढ़ाई थी। सही है, इसके अंदर मैं v2 की वैल्यू को प्लेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि v2 की वैल्यू सिर्फ हमारी यहाँ पर आ रही है, तो मैंने सिर्फ v2 की वैल्यू को इस जगह पर प्लेस कर देना है। सही है, अच्छा बाकी तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ ऐसी ही एज इट इज़ नीचे उतर जाएंगी। सही है, बस v2 की जगह बस ये वैल्यू हमें प्लेस करनी थी। सही है, अच्छा देन अब करना क्या आपको, अब आपको मैथमेटिक्स का रूल पता है कि ये वैल्यू इन सब से मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो बाकी सब ऐसे ही है, m1 u1 ऐसे ही आ गया, m2 u2 ऐसे ही आ गया, m1 v1 ऐसे ही आ गया। अच्छा m2 प्लस 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 हो गया और m2 u1 ऐसे ही आ गया,
प्लस 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 हो गया, M2V1 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो M2U2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गए, सही है। देन हमने किया क्या, देखें हमारा जो मोटिव था वो V1 हमें मालूम करना है, मतलब V1 को अलग करना है इन सब वैल्यूज से। तो यहाँ पे आपको V1 वाली वैल्यूज़ ये नज़र आ रही हैं और आपको V1 वाली वैल्यू सिर्फ ये नज़र आ रही है, बाकी सब जो भी इसके साथ लगी हुई हैं ये हमारे काम की अभी नहीं है फ़िलहाल। तो हमने किया क्या, हमने ये जो दो वैल्यूज़ एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं हमें V1 के अलावा, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू गई हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्लस की M2U1 है, इसको मैंने जब उठा के इस साइड भेजा तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे अगले स्टेप में नज़र आ रहा है, सही है, साइन चेंज के साथ, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास जो वैल्यू माइनस M2U2 जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस की है, अगले स्टेप में हमें प्लस की देखिए नज़र आ रही है। बाकी ये दोनों वैल्यूज़ तो ऐसे ही एज इट इज़ उतर गई, ठीक है। अब जो मैंने सर्किल की हुई थी वो हमारे पास ऐसे ही राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, जो हमारा मोटिव था वो हमारा मोटिव ये था कि हमें वेलोसिटीज़ मालूम करनी थी V1, तो आपको यहाँ पे इन दोनों में V1 सेम नज़र आ रही, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है, V1 को, और M1 प्लस M2 को मैंने अलग ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, सही है। अच्छा, तो अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे आए तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 2M2U2 आ रहा है नज़र, ये कहाँ से आया, देखें ऊपर अगर हम जाएँ स्टेप में अपने तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि M2U2 और ये वाला M2U2 दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास 2M2U2 आ रहा है, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ जो बची हैं ऊपर वो हमने ऐसे ही एज इट इज़ उतार दी। देन हमने क्या किया, हमने ये वाला स्टेप एज इट इज़ उतार दिया, सही है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे वापस आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें इन दोनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों में से हमें U1 कॉमन नज़र आ रहा है, तो U1 को हमने अलग कर दिया और बाकी जो वैल्यूज़ बच रही थी M1 और M2 हमने ब्रैकेट के अंदर ही लिख दी। अच्छा, हमने जो करना था वो हमारा मेन काम क्या था कि हमें V1 अलग करना था, तो V1 हमने इधर ही छोड़ा, सही है, और ये वैल्यू V1 के साथ जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके ये डिवाइड हो गई। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यू जो V1 के साथ लगी हुई थी ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गई, तो आपको ये V1 की वैल्यू यहाँ पे इस तरह नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारे 8th स्टेप की, जिसमें हमें V2 की वैल्यू मालूम करनी है। सारा काम वही है जैसे हमने 7th स्टेप में किया V1 के लिए, सही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन नंबर बी से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन नंबर जैसे यहाँ पे मुझे V2 की वैल्यू मालूम करनी है तो इक्वेशन नंबर बी से हम V1 की वैल्यू निकालेंगे। तो V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, V1 को हमने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ा, ठीक है, और U1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं V2 प्लस U2 प्लस ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का U1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये V1 की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, V1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो हमने अभी देखी थी। अच्छा, देन V1 की वैल्यू हमें सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है, तो मैंने V1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, सही है। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो M1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, M1 को इससे भी और इससे भी हमने मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर वही है जो अभी आपने 7th स्टेप पे पढ़ा है, एज इट इज़ ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ उतर गई, ठीक है। M1 V2 हो गया, M1 U2 हो गया, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो M1 U1 आ गया और बाकी वैल्यू साथ साथ ऐसी चल रही हैं। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि हमें V2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो V2 वाली वैल्यू सिर्फ हमारे पास ये है और ये है, तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ये प्लस की है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हमें माइनस की यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी तरह ये माइनस की है, जब ये उठ के उधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे इस तरह नज़र आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी ये दोनों वैल्यूज़ ऐसे ही यहाँ पे उतर गई। अच्छा, अब हमारे पास बच गई राइट हैंड साइड पे ये जो सर्किल वाली दो हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही आ गई। अच्छा, अब राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हमें V2 दोनों में कॉमन नज़र आया, तो V2 को हमने कॉमन निकाल लिया और बाकी इंटू M1 प्लस M2 हमने करके इस तरह लिख दिया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे 2M1U1 नज़र आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि M1U1 और M1U1 यहाँ पे हैं, दोनों प्लस किया तो हमने दोनों को ऐड करके इस तरह लिख दिया, और बाकी जो दो वैल्यूज़ बच गई एक ये इस तरह हमने दोनों को लिख दिया यहाँ पे। इन दोनों में से हमें U2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो U2 कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा क्या M2 माइनस M1 ऐसे ही लिख दिया हमने, सही है। अब हमें V2 की वैल्यू मालूम करनी थी, तो V2 को इधर ही छोड़ा, बाकी ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको यहाँ पे हमने डिवाइड करा दिया, तो ये हमारी V2 की वैल्यू भी निकल गई। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।